हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। अब तक हमने देखा क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कि बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पिछले वीडियो में हमने यही देखा था कि बेसिस की केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और बेसिस की कुछ खास बातों की बात कर ली थी, कुछ खास पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लिया था कि कैसे हम बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अरहेनियस की डेफिनेशन को डिटेल में समझा था कि अरहेनियस ने क्या बताया है, बेस क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिड और बेस की क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब एक्चुअली एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है। अब लोग उनकी स्ट्रेंथ पे बात करेंगे। और अभी सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो अभी जो सबसे पहले हम लोग चीज जानेंगे वो जानेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। और एसिड स्ट्रेंथ के आधार पर दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, दो टाइप्स में। एक एसिड का जो टाइप है वो पहला टाइप एसिड का आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला टाइप आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा टाइप आता है वीक एसिड। अब ये मत सोचना कि एक बड़ा ताकतवर एसिड है और एक बड़ा कमजोर एसिड है, मतलब इसमें कोई शारीरिक बल या मानसिक बल का वो नहीं है कि फिजिकल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है या मेंटल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। यहां पर स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि एसिड का जो नेचर है, क्या नेचर है एसिड का, पानी में गोता मारो, चोर रहेगा, शरीफ आदमी रहेगा, चोर अपनी हरकत पटकेगा, हरकत क्या, चोरी करना, शरीफ आदमी को लूटकर उसका इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, शरीफ आदमी अलग चला जाएगा। यह हरकत किस इंटेंसिटी से हो सकती है, इंटेंसिटी का मतलब समझना, और इंटेंसिटी के आधार पर ही यह एसिड की स्ट्रेंथ को बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है। मैंने जितने मॉलिक्यूल्स एसिड के लिए थे, क्योंकि मैं तो जब एसिड लेता हूं तो अपन तो भले भले बोलते कि सर एक चम्मच डाल दो, या एक कैप के बराबर जो होता है, या एक 10 ml ले लो, 5 ml ले लो। कई बार आप एसिड तो ऐसे ही बोलते हो कितना एसिड डाल दो, लेकिन आपको अंदाजा रहता है कि उतने ही एसिड में, भले आप एक टेबल स्पून एसिड ले लो, उस टेबल स्पून के एसिड में भी सोचो कितने मॉलिक्यूल्स आते होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिड के। और यह बात हालांकि आपको 9th क्लास में एक मोल कंसेप्ट से क्लियर हुई होगी, नहीं भी हुई तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मैं बोल दूं मेरे पास कोई 1 मोल कंपाउंड है, कितना मोल है, 1 मोल, तो उसके अंदर 6.023, अब यह नंबर तो जाना पहचाना होगा, कई बुक्स में 6.022 लिखा है, तो चलो मैं 22 मान लेता हूं, हालांकि उसको राउंड ऑफ कर देते 23 में, लेकिन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब अब तुम सोचो, अंदाजा लगाओ, तुम इतना बड़ा नंबर तुम सोच भी नहीं सकते कि उसको बोलते क्या है। बात समझ में आ रही है, ये इतना बड़ा नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, कितना बड़ा नंबर है ये। लेकिन 1 मोल, किसी भी एसिड का 1 मोल हो, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। सर लेकिन वो 1 मोल होगा ये हमें कैसे पता, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स तो कभी हम गिन नहीं पाएंगे। तो चलो आपकी बात पर विश्वास करते हैं, आप तब से हमको पढ़ा रहे हो तो इतना भरोसा तो आप पर आ चुका है कि 1 मोल होंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हमें क्या पता कि वो एसिड 1 मोल भी है कि नहीं है। बेटा वो उसको उसके वेट के आधार पर निकलेगा, और वेट के आधार पर हर एसिड का अपना एक वेट होता है जो उसका मोलर वेट माना जाता है, मतलब 1 मोल का वेट माना जाता है। हर एसिड का वो अलग अलग होता है, ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है। अब H2SO4 अगर 98 ग्राम मिल गया, मतलब 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके पास है, तो ये 1 मोल हो जाएगा, ठीक है, ये 1 मोल, और इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, 100% इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब H2SO4 के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होंगे, हर एक के अंदर H के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, ऐसे H2SO4 होगा। मतलब मैं एक मॉलिक्यूल अगर आपको दिखा दूं तो एक मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देगा। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल मैं यही बना रहा हूं, सल्फर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड, बस ये चीज आपकी हो गई। यहां पर फिर एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये बन गया आपका H2SO4, ये हो गया H2SO4। अब ये एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का, ये बस एक मॉलिक्यूल है, और ऐसा एक कंटेनर अगर आपने ले लिया तो ऐसे कई मॉलिक्यूल्स होंगे, कई मॉलिक्यूल्स होंगे H2SO4 के।
और अगर 98 ग्राम आ रहा है इस कंटेनर में वजन H2SO4 का, अगर सबको मिलाकर 98 ग्राम आ रहा है, तो इसके अंदर ये जो गोले हैं जिसको आप मॉलिक्यूल बोल सकते हो, जिसको यहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल बोला है, वो एक मॉलिक्यूल लगभग 6.022 इंटू 10⁻23 टाइम्स कर लेगा अपने आप को। मतलब एक मॉलिक्यूल की जगह इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अगर ये 98 ग्राम का वजन आ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो कैसा दिखेगा ये। हालांकि वजन में बहुत कम है, 98 ग्राम आप क्या है, कुछ नहीं है, हल्का सा वजन है 98 ग्राम, 100 ग्राम से भी कम है 2 ग्राम। लेकिन उसके अंदर इतने, ये जो मॉलिक्यूल एक मैंने बनाया है, ऐसे मॉलिक्यूल इतनी संख्या के होते। कंसेप्ट क्लियर हो गया। हालांकि ये बात हम लोग 11th क्लास के मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में जरूर देखेंगे, जिसमें मैं शुरुआती 11th क्लास की केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट के साथ करने वाला हूं, तो वो मोल कंसेप्ट में हम लोग समझेंगे। लेकिन आपको अभी फिलहाल आई होप एक मोल के बारे में पूरी चीज समझ में आ गई हो। ऐसे अगर HCl होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कई बार ये भी एसिड यूज करते हो, तो इसका एक मोल बता देता हूं, इसका भी एक मोल 36.5 ग्राम पर होता है। भले H2SO4 से कम है, क्योंकि H2SO4 का एक मोल 98 ग्राम पे होता है, HCl का एक मोल 36.5 पे हो जाता है। कोई बात नहीं, हो जान दो। लेकिन इसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 HCl के मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये होती है मॉलिक्यूल्स की संख्या। तो कई बार हम बोलते हैं 1 चम्मच एसिड डाल दिया तो वो हमारे लिए 1 चम्मच है, लेकिन उसमें अंदाजा लगाओ कितने मॉलिक्यूल्स होते होंगे, बहुत मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है। अब हमने 1 मोल किसी एसिड का ले लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 मोल से कम भी ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो, बट मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूं 1 मोल, और उस 1 मोल एसिड को पानी में डुबा दिया। क्यों? क्योंकि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर पानी के अंदर ही दिखाएगा, चोरी चमारी करने वाला, याद है। और पानी के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स थे 1 मोल में, कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। वो सारे मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर जाकर टूट गए, डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट हो गए मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए। मतलब आपने क्या करा, आपने 1 मोल HCl लिया, ठीक है, और उसको एक्वस मीडियम में फेंक दिया, मतलब पानी के अंदर उसको डाल दिया, तो वो जाहिर सी बात है H+ में कन्वर्ट हुआ होगा और Cl- में। सर Cl ने चोरी कर ली, बिल्कुल कर ली। भले Cl अंडर ट्रेनिंग चोर है, लेकिन हाइड्रोजन तो बच्चा है उसके सामने। हाइड्रोजन तो बोलेगा भाई साहब, मतलब क्लोरीन बोलेगा हाइड्रोजन को, भाई साहब इधर आओ, तुम पर ही तो ट्रेनिंग चल रही है हमारी, तुमसे तो हम वैसी चोरी कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन की चोरी कर ली, क्लोरीन पे आ गया माइनस और हाइड्रोजन पे आ गया प्लस। लेकिन सवाल यह है कि HCl आपने लिए कितने थे? आपने लिए थे 1 मोल। कितने? 1 मोल। अगर आपको 1 मोल में कंफ्यूजन हो रही है तो एक काम करता हूं, मैं 1 मोल के नीचे लिख देता हूं 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपने HCl लिए थे, इतने HCl के मॉलिक्यूल्स लिए थे। ये मॉलिक्यूल अभी इंडिविजुअल है, जो पानी में जाकर इन 2 आयंस में कन्वर्ट हो गया। इन 2 आयंस में मतलब अब हर एक मॉलिक्यूल से एक H+ निकला होगा, हर एक मॉलिक्यूल से, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल कैसा होगा? HCl का ये दूसरा मॉलिक्यूल, HCl का ये तीसरा मॉलिक्यूल, HCl का ये चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। और जब हर मॉलिक्यूल से कौन निकलेगा? H+ निकलेगा। हर मॉलिक्यूल से कौन निकलेगा? H+ निकलेगा। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए बच्चों, उन सारे मॉलिक्यूल से अगर H+ निकला, हम कहेंगे हमारा डिसोसिएशन 100% रहा। 100% मतलब सारे मॉलिक्यूल्स जो थे, जो हमने लिए थे, वो सारे पानी में जाकर चोरी चमारी में इन्वॉल्व हो गए। चोरी चमारी मतलब सभी मॉलिक्यूल्स में जो चोर था क्लोरीन, उसने सभी मॉलिक्यूल में चोरी करी। कोई ऐसा नहीं रहा कि कोई मॉलिक्यूल बच गया। अब आप सोचोगे क्या सर ऐसा भी होता है, कभी कोई मॉलिक्यूल बच भी जाता है? बिल्कुल ऐसा होता है, वो बच भी जाता है। लेकिन यहां पर सभी मॉलिक्यूल से चोरी हो गई, सभी मॉलिक्यूल से H+ निकला। और अगर सभी मॉलिक्यूल से H+ निकलेगा तो हमने मॉलिक्यूल लिए कितने थे?
6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 1 मोल। तो फिर यहां पर भी आपको 1 मोल ही H प्लस मिलेगा, यानी कि इसकी संख्या भी 6.022 इंटू 10⁻23 होगी, जिसको मैंने Na बोल दिया। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, एक्चुअली ये नंबर एवोगैड्रो का नंबर है। 6.022 इंटू 10⁻23 को बच्चों हम लोग बोलते एवोगैड्रो का नंबर, तो ये एवोगैड्रो का नंबर ही है। तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ गया, और ये भी आपका 1 मोल आ गया, इसके भी वही नंबर आएंगे, एवोगैड्रो नंबर, यही नंबर आएगा इसका भी, क्योंकि हर मॉलिक्यूल से ये निकले हैं। क्लियर हो गया? मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो डिसोसिएशन है, यहां पर जो डिसोसिएशन है बच्चों, वो डिसोसिएशन पूरी तरीके से 100% डिसोसिएशन है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन है। और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ऐसे एसिड को हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हो गया? लेकिन अगर कुछ डिसोसिएशन ऐसा होता जो 100% नहीं होता, मतलब कुछ ऐसा डिसोसिएशन होता जो 100% नहीं होता, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स में आपकी चोरी चमारी जैसी हरकत नहीं हो गई और वो मॉलिक्यूल बच गए, ऐसा भी होता है। कब होता है ये अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसा होता है जहां पर हम कहते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, विच डू नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, मतलब 100% अगर आपने माना है मॉलिक्यूल्स को, तो 100 के 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसिड आपने मान लिया, सपोज करो कोई एसिड मैं बोल देता हूं CH3COOH, अब ये इथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड। सिरका, विनेगर जो होता है ना, विनेगर, कोई सा भी विनेगर की बात कर लो, वो विनेगर सिरका में यही पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड आपने ले लिया 1 मोल, यहां पर लिख देता हूं मैं, कितना मोल ले लिया, इसको भी आपने 1 मोल ले लिया। किस में भेजा? पानी में भेजा। पानी में भेजा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में चोरी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन चोर है और हाइड्रोजन शरीफ इंसान है, तो चोरी होकर क्या होगा, CH3COO माइनस CH3COO माइनस और H प्लस निकलेंगे, और H प्लस निकलेंगे। चोरी तो होगी, मतलब ये एसिड तो है, ये इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 1 मोल लिया है, मतलब मॉलिक्यूल कितने लिए? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो Na मॉलिक्यूल लिए हैं, लेकिन वो सारे मॉलिक्यूल नहीं टूट रहे, मतलब चोरी सभी मॉलिक्यूल से नहीं हो रही। तो जैसे CH3COH है, CH3COO और यहां पर H है, ये मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, माइनस और H प्लस बन रहे हैं, लेकिन सभी नहीं तोड़ पा रहे। अब सब क्यों नहीं तोड़ पा रहे, उसका रीजन अलग है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि सब नहीं तोड़ पाएंगे, तो फिर जितने आपने मोल लिए हैं वो पूरे मोल डिसोसिएट नहीं होंगे। से सपोज डिसोसिएशन इज 80%, तो आपने लिए 1 मोल, तो ये टूटेंगे 0.8 मोल टूटेंगे, और ये भी आपका 0.8 मोल ही बनेगा, टूटेगा। मतलब आप 6.023 इंटू 10⁻22 लेकर बैठे हो, लेकिन उसके सिर्फ 80% टूट रहे, पूरे नहीं टूट रहे। 100% टूटते तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता, लेकिन 80% मात्र टूट रहा है, तो मतलब 0.8 ऑफ Na के बराबर इसके आयंस बन रहे हैं, 0.8 Na, और इसके भी क्या बन रहे हैं, 0.8 Na। डिसोसिएशन 100% नहीं है, और 80% मैंने एग्जांपल दिया है। अगर ये 95%, 99% भी टूटे तो भी ये वीक एसिड माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं है। सिर्फ 100% जब होगा तभी ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, क्योंकि तभी डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, और तभी ये स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। हल्का सा भी कम हो गया, 1 मॉलिक्यूल भी छूट गया, मैं तो कहता हूं 6.022 इंटू 10⁻22 में सिर्फ 1 मॉलिक्यूल नहीं टूटा, तब भी ये वीक की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं कि एक ही बच जाए, जनरली जो परसेंट आते हैं वो 70%, 75%, 80%, 85% तक डिसोसिएशन जाता है, 10, 15, 20, 25% रह जाते हैं। उस केस में इसको बोलते हैं वीक एसिड। क्लियर हो गया? तो एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। अब आप सवाल समझोगे, आप पूछोगे कि सर हम एसिड को देखकर कैसे बताएं, क्योंकि ये सब चीजें तो आप एक्सपेरिमेंटली करते हो। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर हम लोग
एक्सपेरिमेंटली इस बात को कैसे मतलब इसको थ्योरेटिकली कैसे देख सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एसिड को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है? तो उसके लिए मैं आपको एक और क्लासिफिकेशन दे देता हूं, और वो क्लासिफिकेशन क्या है उसको बहुत आसानी से आप समझोगे। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और जब मैं इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलता हूं तो उसी में मैं मिनरल एसिड्स की ही बात करता हूं, क्योंकि बात एक ही है। मिनरल एसिड मतलब जो मिनरल से निकले हुए हैं, और मिनरल से निकले हुए एसिड का मतलब क्या है? जो एसिड मिनरल से निकले हुए हैं, और मिनरल से निकले हुए एसिड का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन नहीं है। क्योंकि अगर किसी एसिड में कार्बन होगा तो मतलब वो ऑर्गेनिक एसिड की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि कार्बन जैविक चीजों में आता है, और कार्बन का आना मतलब कार्बन कंपाउंड का आना, और कार्बन कंपाउंड का आना मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब मैं इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड बोल रहा हूं, मतलब इसमें कार्बन नहीं है। क्लियर हो गया? इसमें कार्बन नहीं है, और ये सारे एसिड्स जो आते हैं ये आपके कंप्लीटली डिसोसिएट करने वाले एसिड होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में आते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, HCl, HBr, HI, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जिसमें 100% डिसोसिएशन होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल भी ऐसा नहीं बख्शेगा जिसमें चोरी चमारी नहीं हो रही हो। हर मॉलिक्यूल से चोर चोरी कर रहा होगा, हर मॉलिक्यूल में H+ निकल रहा होगा, जितने आपने ले रखे होंगे सभी मॉलिक्यूल में चोरी होगी, 100% डिसोसिएशन होगा। और ये एग्जांपल है जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं। क्लियर हो गया? मिनरल मतलब जो सिंपल नॉन मेटल्स अपने अंदर रखते होंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स, और हाइड्रोजन जैसे शरीफ आदमी रखते होंगे, बट कार्बन नहीं होता। बस उन नॉन मेटल में कार्बन नहीं होता, बाकी सारे नॉन मेटल, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल है। हालांकि मेटल एंड नॉन मेटल में मैं बहुत डिटेल में इसको बताऊंगा, लेकिन ये सब नॉन मेटल्स है। और ये सारे नॉन मेटल्स, बस कार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बन अगर आ गया तो वो ऑर्गेनिक एसिड में आ जाएगा, और ऑर्गेनिक एसिड मतलब वीक एसिड। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक एसिड की। और जब बच्चों मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहा होता हूं तो मैं ध्यान से समझना, जब मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात करता हूं तो इधर देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड के लिए जिसमें कार्बन होगा, जिसमें इंपॉर्टेंटली कार्बन होगा, उसको मैं ऑर्गेनिक एसिड बोल दूंगा। तो वो एसिड जिसमें कार्बन होगा उसको मैं ऑर्गेनिक एसिड बोल दूंगा। जैसे विच मेनली कंटेन कार्बन। जैसे मैं बताता हूं, HCOOH, इसको आप बोलते हो मीथेनोइक एसिड। नाम पे मत जाओ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के बाद, उसमें प्रॉपर IUPAC नेमिंग बताऊंगा और हर कार्बन कंपाउंड के नाम बताऊंगा, क्योंकि ये भी कार्बन कंपाउंड रहेंगे तो इनके भी नाम वहां पर बताऊंगा। तो HCOOH ये आपका मीथेनोइक एसिड है। लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में, बी स्टिंग या रेड एंड स्टिंग में जो डंक में एसिड पाया जाता है, जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और इचिंग और रेडनेस आ जाती है आपकी स्किन पे, वो आता है इस मीथेनोइक एसिड की वजह से, क्योंकि ये आपके स्किन टिश्यूज में इंजेक्ट हो चुका होता है। ये लाल चींटी के काटने पर पड़ता है और मधुमक्खी के काटने पर यही मिलता है मीथेनोइक एसिड। फिर सिरका, विनेगर, CH3COH की मैं बात कर चुका हूं, एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसके बाद एक और एसिड की बात कर लेते हैं। एक और एसिड जो आएगा वो आपका ऑक्सैलिक एसिड आएगा, जो मैं बता देता हूं COOH और COH होता है। भाई साहब टमाटर में, टोमेटोस तो सबके फेवरेट होंगे यार, टमाटर में जो एसिड पाया जाता है वो यही एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और भी कई एग्जांपल्स होते हैं, बट मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे, और ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और ये अगर सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स 100% वीक एसिड्स आएंगे, क्योंकि कार्बन आ गया ना इनमें। तो कार्बन के कंटेनिंग जितने एसिड्स हैं, इसमें एक और एसिड मैं बता देता हूं, कई लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, कार्बोनिक एसिड भी इसी में ही आता है।
H2CO3 ये भी इसी का ही पार्ट है। मतलब ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड भी आपका इसी श्रेणी में आएगा, यानी कि ये भी आपका वीक एसिड होगा। अगेन इसमें कार्बन है तो ये भी आपका वीक एसिड आएगा। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग एसिड्स होंगे वो जनरली सब वीक एसिड की श्रेणी में आएंगे। मतलब जितने लिए हैं पानी में जाकर सब टूटने से मना कर देते। कई जगह पर चोरी नहीं होती। चोरी नहीं होती मतलब चोर चोरी नहीं करता और H+ रिलीज नहीं करता। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे बच जाते हैं, से 10%, 15%, 20%, बाकी सब में चोरी हो जाती है। अब आप ये सोच सकते हो कि सर ये ऐसा क्यों होता है। अब इसके लिए कहानी बताता हूं, अदरवाइज ये क्लास 11th केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा कि इनमें चोरी क्यों नहीं होती, सबके बीच में जितने मॉलिक्यूल लिए उसमें क्यों नहीं होती। उसके लिए अभी फिलहाल आपको एक कहानी बता देता हूं। कहानी ये है बच्चों कि कार्बन और हाइड्रोजन केमिस्ट्री के दो सबसे अच्छे दोस्त हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती भाई साहब इतनी अच्छी है, इतनी खतरनाक दोस्ती है कि ये दोस्ती कभी बहुत मुश्किल से ये तोड़ते हैं और तोड़ेंगे क्लास 12th में आकर। मतलब 2 साल तो आपको इनके दोस्ती के किस्से पढ़ने हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाले। मतलब 10th क्लास और 11th क्लास में, और 11th में तो ये दोस्ती इतनी गहरी होगी कि पूरा एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन नाम का, हाइड्रोकार्बन मतलब वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, ये पूरा चैप्टर 11th क्लास में है और सबसे बड़ा चैप्टर 11th क्लास का और सबसे स्कोरिंग चैप्टर 11th क्लास का। मतलब आप अंदाजा लगाओ कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती इतनी अच्छी है कि 11th में इनके नाम पर एक चैप्टर बना दिया, बोले इनकी दोस्ती के किस्से इसी में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में। बहुत अच्छी दोस्ती है। और उसकी वजह क्या है दोस्ती अच्छी होने की? क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है। दोनों का नेचर कौन सा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके खाना, मिल बांट के खाना। क्योंकि कार्बन भी चाहता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूं और हाइड्रोजन भी चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूं। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहते हैं तो दोनों अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा हो गया ना। आपके दोस्त के साथ आपके कुछ नेचर मिलते होंगे तभी तो आपका दोस्त वो अच्छा होगा। अगर दोनों अपोजिट नेचर के होते तो दोस्ती होते, लड़ाई ज्यादा होती, फिर तो लड़ाई हो जाती, दोस्ती कहां हो रहती, खत्म हो जाती दोस्ती। लेकिन दो लोगों की पसंद नापसंद अगर एक है तो दोस्ती अच्छी है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपको क्रिकेट पसंद है और आपके दोस्त को भी क्रिकेट उतना ही पसंद है, तो भाई साहब आईपीएल के मैच के दौरान आप लोगों की दोस्ती गहरी हो जाएगी और साथ में बैठकर एक ही घर पे टीवी देख रहे हो, सब एक ही घर पे मैच चल रहा है, बाहर भी खेलने जा रहे हो तो एक साथ जा रहे हो। आपके दोस्त को अगर मूवी देखना अच्छा लगता है, आपको भी वही मूवी का जॉनर अच्छा लगता है, तो गहरी दोस्ती हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो दो दोस्तों की पसंद नापसंद अगर एक है तो उनके बीच में दोस्ती गहरी होती है। हां, लेकिन ये पुरुष दोस्तों में महिलाओं को लेकर नहीं हो सकती। मतलब दो लोगों की पसंद अगर एक महिला हो गई तो फिर दोस्ती नहीं होगी, फिर दुश्मनी हो जाएगी भाई साहब, फिर तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो ये लड़की पसंद करने में नहीं होनी चाहिए दोनों की पसंद एक, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बाकी हर केस में हमारे पास दोस्ती अच्छी होगी। वैसे कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती अच्छी होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कहानी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स एक्चुअली जो जहां आएंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। कहां आएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वो केमिस्ट्री जहां पर कार्बन राजा है, जहां पर कार्बन राजा है। क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड की पूरी कहानी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पूरी केमिस्ट्री कार्बन से जुड़ी हुई। मतलब यहां पर एक ही हीरो आदमी है, कार्बन। कार्बन हीरो मतलब कार्बन के, अगर कार्बन नहीं होता ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉप मतलब सब्जेक्ट ही नहीं बनता। ये अलग से सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के पार्ट का, ये सब्जेक्ट ही नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन की कहानी, और कार्बन ही इस केमिस्ट्री का हीरो है, क्योंकि हर जगह कार्बन मौजूद है। चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक एसिड की बात करो या किसी और चीज की बात करो, कार्बन होगा ही, कार्बन राजा है वहां का। और क्यों अब ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक एसिड की कैटेगरी में आता है? क्योंकि जिस केमिस्ट्री में कार्बन राजा है, कार्बन को हीरो बना, बाहुबली है कार्बन यहां का, और जिस केमिस्ट्री में कार्बन बाहुबली है उस केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन को वचन देता है कि तेरे साथ बुरा नहीं होगा। तेरे साथ बुरा होना मतलब, अब तक हाइड्रोजन के साथ बुरा क्या हो रहा था इस चैप्टर में? सर बहुत बुरा हो रहा था। मैंने कहा क्या बुरा हो रहा था? सर वो एक चोर आता था, हाइड्रोजन के साथ पास जाता था, हाइड्रोजन में एक चपाट मारता था और इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता था, हाइड्रोजन H+ बन के निकल जाता था और एसिड कहलाने लगते थे।
मैंने कहा कितना बुरा हुआ यार, वाकई में बुरा हुआ हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अब हाइड्रोजन किस केमिस्ट्री में आ गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब किसकी कहानियां? कार्बन की कहानियां। मतलब इधर का बाहुबली कौन? कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन को वजन देता है, इस केमिस्ट्री में अपनी चलती है, अपनी मतलब कार्बन की चलती है। बोलता है इस केमिस्ट्री में तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर इस केमिस्ट्री की वजह से, इस एसिड की वजह से, ऑर्गेनिक एसिड की वजह से कार्बन हाइड्रोजन से चोरी चमारी ना हो, इसका पूरा प्रयास करता है। हालांकि मैं बता दूं वो प्रयास विफल है, क्योंकि 70 से 80% तो वो सफल हो जाते हैं, चोरी करने वाले चोर लोग। मतलब सोचो चोर की क्षमता और ताकत का तुम अंदाजा लगाओ। जिस केमिस्ट्री में राजा का दोस्त है हाइड्रोजन, मतलब राजा का जो दोस्त है हाइड्रोजन, उससे तक चोरी करके लोग लेकर जा रहे हैं। लेकिन पूरा प्रयास कार्बन करता है हाइड्रोजन को बचाने के लिए, और इसलिए हर जगह से चोरी नहीं हो पाती। ज्यादातर जगह से होती है, लेकिन 100% चोरी नहीं हो पाती। और 100% चोरी नहीं हो पाती, इसलिए इस एसिड को वीक एसिड का नाम दिया गया है। तो ये वीक एसिड होते हैं। अब आप जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे और जहां आपको बोल देंगे सर यहां से H+ निकलता है, तो बोलना निकलेगा, लेकिन कार्बन इधर का बाहुबली है और कार्बन इधर का बाहुबली है, तो कार्बन उसको कोशिश करेगा रोकने की, पूरा प्रयास करेगा, रोक नहीं पाएगा लेकिन कुछ हद तक कम कर पाएगा। तो चोरी कम होगी, रुकेगी नहीं, कम होगी। और कम भी हो गई तो वीक एसिड आ गया। यहां कोई रोकने वाला नहीं था, यहां तो हाइड्रोजन बेचारा, मतलब बेचारा ही था। बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन से चोरी यहां पर हो जाएगी और यह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये था एसिड को लेकर। सेम कंसेप्ट बच्चों होता है हमारे पास बेस को लेकर, सेम, बस स्ट्रॉन्ग बेस मतलब विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जो पूरी तरीके से टूट जाते। किसमें? आयंस में। आयंस कौन होंगे? MOH। अगर आपने लिया है एक्वस मीडियम में, तो MOH एक्वस मीडियम में जाकर अपने आप को M+ और OH- में ब्रेक कर लेगा। खत्म बात। M+ और OH- में ब्रेक कर लेगा। कितने? जितने लिए सब। मतलब अगर डिसोसिएशन 100%, मतलब अगर आपने इसके 1 मोल लिए हैं और इसके भी टूटने के बाद इसके 1 मोल, M+ के 1 मोल और OH- के 1 मोल बन गए, तो ये पूरी तरीके से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये बेस स्ट्रॉन्ग कब होंगे? जब जितने हाइड्रोक्साइल आयंस आपने मॉलिक्यूल में मान रखे थे उतने ही टूट गए, 100% डिसोसिएशन हुआ, तो ऐसे बेस को आप स्ट्रॉन्ग बेस बोल दोगे। एग्जांपल दे देता हूं, इसमें कोई कहानी नहीं है, इसमें आपको सिंपल याद रखना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं किसके? स्ट्रॉन्ग बेस के। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। एज इफ फॉर नाउ वीक बेस की अगर हम बात करें, तो वीक बेस में हमारे पास जो चीजें आएंगी, वो वीक बेस में आएगा वो एसिड जो डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होता। मतलब अगर आपने ले रखा है MOH और उसको फेंक दिया पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जाते ही उसका डिसोसिएशन M+ और OH- में होगा, लेकिन उतने आयंस का नहीं होगा जितने मॉलिक्यूल्स आपने ले रखे। सभी मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा। मान लेते हैं आपने मॉलिक्यूल्स ले रखे 1 मोल, और अब मैं मान लेता हूं कि 90% डिसोसिएशन है मात्र, तो 90% है तो 1 मोल का ये जो टूटेंगे ये 0.9 मोल टूटेंगे और ये भी 0.9 मोल ही टूटेंगे, क्योंकि 90% डिसोसिएशन है। तो 1 मोल का 90% मतलब 0.9, तो 0.9 टूटेगा, तो फिर कितना नहीं टूटेगा? 0.1 नहीं टूटेगा, और वो 0.1 MOH बनकर ही रह जाएगा। वो जो 0.1 है वो 0.1 बच्चों MOH बन के ही रह जाएगा। तो 0.1 इसका MOH बन के ही रह जाएगा, मतलब इसमें ऐसा ही मॉलिक्यूल चिपका रहेगा और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन को ऑफरिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की ऑफरिंग किससे होती है? बेस में। मेटल देता है ऑफर किसको? ऑक्सीजन को। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, OH- निकल जाता है, मेटल अलग निकल जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यह चीज होती है हमारे वीक में। लेकिन अब क्या होता है, यहां पर भी वीक बेस के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, और एग्जाम्पल के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहा है वो मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है। जैसे स्ट्रॉन्ग में जो मेटल लिए थे सोडियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब स्ट्रॉन्ग मेटल्स थे, रिएक्टिव मेटल्स थे, तो ये क्या कर सकते हैं, रेडिली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, वो एक अच्छा बेस नहीं बनाएगा, क्योंकि वो अच्छा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ऑफर नहीं कर सकता। तो फिर मेटल पे पॉजिटिव और OH पे माइनस अच्छे से नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो वो एक अच्छा बेस नहीं होगा, बल्कि एक वीक बेस होगा। क्लियर हो गया? कई बार ऐसा भी होता है कि मेटल की जगह कोई पॉजिटिव आयन, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एग्जांपल मैं रिएक्शन में दूंगा, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड अभी आप फिलहाल के लिए याद रखना, दिस इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अमोनियम पर प्लस चार्ज आता है, इस पर अमोनियम पर जो आएगा बच्चों, वो अमोनियम पर आपका प्लस चार्ज आएगा, और यहां पर आपका माइनस चार्ज आएगा OH पे। लेकिन ये एक वीक बेस है, जिसको बोलते हो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये आपका एक वीक बेस है, दिस इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका एक वीक बेस है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये मेटल नहीं है अमोनियम, ये अमोनियम एक खुद का एक आयन है, अमोनियम आयन। तो ये बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, जबकि इसमें नाइट्रोजन जैसा नॉन मेटल बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये इसके पे भरोसा नहीं कर सकते हम। मेटल होता तो मेटल की तो टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन देने की, तो ऑक्सीजन मेटल पे भरोसा कर सकता था, उसको उम्मीद थी कि हर मॉलिक्यूल से मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा, OH माइनस निकलेगा, मेटल पे पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन यहां NH4 में तो नाइट्रोजन आ रहा है और बोल रहा है मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, जो कि हर मॉलिक्यूल में नहीं दे पाएगा, और इसलिए ये एक वीक बेस होगा। इसके अलावा जो एग्जांपल होंगे हम वो आने वाली रिएक्शंस में, जब हम सॉल्ट्स की बात करेंगे तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये था हमारा किसको लेकर, वीक बेस को लेकर और स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस, और पिछली स्लाइड में हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस। अब जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट की मैग्नेट बेस में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपने ले रखा हो अपने स्कूल एकेडमिक्स में, उसके हर चैप्टर के वीडियोस magnetbrains.com पर अवेलेबल हैं। वहीं से आप इधर इसके हर चैप्टर के जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं। आपको सिर्फ magnetbrains.com पे जाना है और इन सब फाइल्स को एक्सेस करना है। अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग pH स्केल और pH वैल्यू की बात डिटेल में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।